ब्यूटी मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो ना केवल आपकी खूबसूरती को प्रभावित करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी गहरा असर डालती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्जिमा की। एक रिसर्च के अनुसार भारत में तकरीबन 15% लोग कभी ना कभी इस समस्या से गुजरते हैं। तो इसीलिए इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर शेफाली, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम बात करेंगे एक्जिमा मैनेजमेंट और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इस बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्जिमा आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं? एक्जिमा माने स्किन का रिएक्शन टू एक कोई तो एलर्जन के लिए जी। सो अगर स्किन इरिटेट हो गई है और वो अगर रिएक्ट करती है तो जो स्किन पे बनता है उसको एक्जिमा बोलते हैं। अगर बहुत सरल शब्द में बोलो तो एक्जिमा एक फैमिली की तरह है, उसमें कई टाइप के एक्जिमाज होते हैं। तो जो एक्जिमा हुआ है उसका एक एग्रीवेटिंग फैक्टर रहेगा जी। माने एग्रीवेटिंग माने जो वो इरिटेट कर रहा है और फिर उस वजह से वो एक्जिमा बन जाता है स्किन में। जी मैम, आपने कहा कि एक्जिमा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सो एक्जिमास के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हम लोग कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं वो कुछ मैं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट एटोपिक डर्मेटाइटिस, फिर होता है कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस, चीरोपोम्फोलिक्स, पोडोपोम्फोलिक्स। तो ये ऐसे करके न्यूमुलर एक्जिमाज, जेरोटिक एक्जिमाज, अस्टियाटोटिक एक्जिमा, क्रॉनिक लाइकनिफाइड एक्जिमाज, ऐसे कई प्रकार के एक्जिमाज हैं। अभी थोड़े एक दो एक्जिमाज के बारे में बोलना चाहूंगी क्योंकि ये हम डॉक्टर हमेशा देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में। पहला होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस माने जो स्किन में एक्जिमा हो रहा है एटोपी के वजह से। एटोपी माने एलर्जी के वजह से। सो जेनेटिक रहता है, माने अगर फैमिली में किसी को एस्थमा की और बीमारी हो तो उनके बच्चों को ये एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये बीमारी बचपन से शुरू होती है जी। एंड स्किन उनकी, ये बच्चों की स्किन बहुत ड्राई रहती है, बहुत रफ रहती है, स्पेशली गर्दन के या हाथ के बीच में ऐसे लाल रंग के रैश आते हैं। न्यूबॉर्न बच्चे को भी ये हो सकता है। ऐसे कहते हैं, पहले कहा जाता था कि जब बच्चा 13 या 14 साल का होगा तब तक एटोपिक डर्मेटाइटिस निकल जाता है जी। बट अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो फूड हम लोग खा रहे हैं जी, उस हिसाब से अभी बोलना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि अभी एडल्ट एटोपिक डर्मेटाइटिस भी शुरू हो गया है जी। ओके, सो एटोपिक डर्मेटाइटिस माने ड्राई स्किन जो बच्चों में होती है, वो एलर्जीज के वजह से होती है या जेनेटिक रहती है जी। नेक्स्ट जो कॉमनली हम लोग देखते हैं वो है कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस जी। आपने बिंदी लगाई, जो सिंदूर लगाया, हेयर डाई किया जी, कोई आर्टिफिशियल कुछ पहना ओके, गले में या हाथ में या कान में जी, तो वो मेटल के वजह से, वो केमिकल के वजह से जो एलर्जी होती है उसको कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस या फिर कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस ऐसे करते हैं जी। तो डर्मेटाइटिस माने एक्जिमा। ओके, सो दैट इज द बेसिक। इसलिए मैं वो पहले बोलना चाहती हूँ, कह रहे हम लोग तो एक्जिमा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नाम है, हमारे लैंग्वेज में उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो वो इरिटेशन के वजह से हो रहा है। फिर मैंने बोला अस्टियाटोटिक एक्जिमा या न्यूमुलर एक्जिमा, वो एक्जिमाज अगेन ड्राई स्किन के वजह से होने वाली बीमारियां हैं। स्किन ड्राई हो रही है, वहां पे स्किन इरिटेट हो रही है और आपको रैश आ रहा है जी। फिर होता है एक क्रॉनिक लाइकनिफाइड एक्जिमा, माने ड्राइनेस है, रैश है, ख्याल ही नहीं रखा एंड वैसे ही चलते गए क्योंकि स्किन ये ऐसा ऑर्गन है जब तक कि वो सिर पे ना आ जाए तब तक कोई ट्रीट नहीं करता। बिल्कुल। या फिर घरेलू नुस्खे यूज कर करके उसको पुश ऑन करने की कोशिश करते रहते हैं जी। सो उसको फिर एकदम बढ़ के क्रॉनिक लाइकनिफाइड एक्जिमा जब बहुत टाइम तक जाता है तो स्किन थिक हो जाती है, उसमें से स्क्रैच मार्क्स रहते हैं, उसमें
स्केलिंग रहता है, स्केलिंग माने व्हाइट कलर के ऐसे फ्लेक्स रहते हैं जी उसको क्रॉनिक लाइकेनिफाइड एक्जिमा भी बोलते हैं। जी तो इस तरह से ये कॉमन चीजें हैं हम लोग जो हमारे प्रैक्टिस में डे टू डे देखते रहते हैं। जी फिर कभी कभी हाथ में और ऐसे फोड़ियां आती है, पानी भरे छोटे जी पानी भरे हुए फोड़ी आते हैं हाथ में, पैर में, फीट में, सोल्स में। तो उसको कोई किसी चीज का एलर्जी तो जी रिएक्शन कैसे करेगा, तो ये ऐसे चीरोपोडोपम्फोलिक्स करके। जी तो ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के एक्सिमाज हम देखते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जेनेटिक भी होता है और एलर्जी की वजह से होता है, तो इन दो लक्षणों के अलावा, इन दो कारणों के अलावा और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक्जिमा हो सकता है? जेनेटिक और एलर्जीज ये मेनली जी होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल एक्जिमा स्ट्रेस के वजह से, इम्प्रॉपर स्किन केयर जी। कोई प्रोडक्ट लिया, यूज किया उस वजह से, फिर अगर कोई दवाई नहीं चल रही है उस वजह से, और वेदर के वजह से हमने एक्जिमास पाए गए हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जेनेटिक भी होता है, हाँ। तो अगर बच्चों में इसे प्रिवेंट करना हो तो क्या कुछ किया जा सकता है? एक तो अगर एक्जिमा हो गया है तो जी। उसको पहले ट्रीटमेंट करा लो, उसको है ना छोड़ो मत, क्या ठीक है कुछ नहीं जी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो नहीं जाता है, वो आके आपको परेशान करने ही वाला है। तो जब एक्जिमा एक्टिव है उसको ट्रीट करो जी और उसके बाद एक साधा स्किन केयर रूटीन डेवलप करो जहाँ पे आप अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कर रहे हो अच्छी तरह से, अच्छा साबुन इस्तेमाल कर जी। रहे हो, अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ये सिंपल सी चीजें आप फॉलो करते हो तो काफी हद तक आपका एक्जिमा अवॉइड हो सकता है। जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको मालूम है कि मैंने ये करने से मुझे ये हो रहा है, जी कि आपको अगर, जिसको हम लोग एग्रीवेटिंग फैक्टर बोलते हैं, अगर वो एग्रीवेटिंग फैक्टर आपको मालूम है तो फिर उसको भी अवॉइड कीजिए। जी सो इस तरह से जो चीज हमें मालूम है अगर हम उसको अवॉइड करें तो अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स ये सारे हम एक्जिमाज या फिर मेंटेन कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम, अगर ऐसे कोई पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उन्हें कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स है जो सजेस्ट की जाती है? जनरली एक्जिमाज माने प्रिस्क्रिप्शन पे ही चलता है, जी। माने मैं ओरल उनको एंटी एलर्जिक्स दे दूंगी, क्रीम्स दे दूंगी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हुए, स्टीरॉयड क्रीम्स हुए, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स करके क्रीम्स रहते हैं वो दे देंगे। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो एक्जिमा है उस हिसाब से, जो क्लिनिकल पिक्चर दिख रहा है हमें सामने, उस हिसाब से उनको दवाई दी जाती है। साथ में अगर किसी चीज की एलर्जी है तो एलर्जी को अवॉइड करने का हम उनको एडवाइस करते हैं। प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, वो सब तो आता ही है उसके साथ। जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं और अपने हिसाब से जो है वो इलाज बता देते हैं। तो क्या ऐसे किसी का सुन के कोई इलाज एलर्जी पे करना या फिर किसी चीज पे, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पे करना, क्या सही है या एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है? हम किसी इंसान को एक्सपर्ट इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि उसने वो चीज के बारे में पढ़ा है, किया है, जी, एक्सपीरियंस है। ओके, बट आजकल क्या हुआ है, हम लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो रहे हैं जी कि मुझे ये अच्छी लगती है, ये क्रीम वो लगा रही है तो ये भी अच्छा रहे। जी ऐसा नहीं होता। हमारी स्किन अलग, हम अलग, वो बंदी अलग, उसकी स्किन अलग। बिल्कुल। तो जो इनफैक्ट आजकल हम जो प्रैक्टिस में देखते हैं वो देखते हैं कि लोगों ने अपनी स्किन जलाई हुई है ऐसे सब क्रीम्स लगा के, ऐसे सब नुस्खे करके। जी मीन्स इट इज एकदम, जब एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि एक दो ब्राइड्स आए थे मेरे पास जी कि शादी 2 दिन के ऊपर है और उसने कुछ तो मास्क लगा दिया जो उसको उसके सोशल मीडिया में बताया गया, और वो मास्क के वजह से स्किन जल गई थी उसकी। अरे बाप रे। या फिर ऐसे कि मैं व्हीटिश हूँ या काली हूँ और मुझे गोरा होना है, तो कोई एड देख लिया कहीं टीवी पे और गोरा होने के लिए उसने वो क्रीम लगाई जी। और उसकी स्किन इतनी पतली हुई है कि अगर मैं उसको जरा भी उसको छूऊं तो फटने के पूरे चांस थे। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है। जी। फिर जो मैंने कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस बोला ना, कितने बार तो लोग एक फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक क्रीम, कोल टार क्रीम्स यूज करते हैं
जो उनको उनके सहेली केमिस्ट और ऐसे करके वो लोग वहां से लेके आते हैं जी। और स्किन को बर्न कर देते हैं। तो इरिटेशन, बर्निंग, एट्रोफी माने स्किन का पतला होना जी। ये काफी सारे साइड इफेक्ट्स हम हमारे प्रैक्टिस में डे इन डे आउट देख रहे हैं। जी। पहले थोड़ा होता था ओके कि किसी ने बोला चलो क्रीम लगाए तो लगा दिया, अभी ये बहुत ज्यादा होने लगा है। पहले अगर पेशेंट को बोला कि अरे ये इस वजह से हो रहा है वैसे मत करो, अभी वो एक्सेप्टेंस भी कम हुआ है। जी। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, ये बंदी लगा रही है वो बंदी लगा रही है, उनको कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे आप क्यों बोल रहे हो कम करे। जी। सो अभी वो एक्सेप्टेंस का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड एक दो इंग्रेडिएंट का नाम लेके जो वो इंग्रेडिएंट्स पे ना बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो मेरी सलाह उन्हीं के लिए रहती है कि बाबा उन सब के लिए रहती है कि ऐसे मत कीजिए। यू नो इट्स कोई बंदा वो सब्जेक्ट के बारे में अगर पढ़ रहा है, उसको मालूम है जी। और उसने अगर उस बारे में एग्जाम्स दे, डिग्री मिलाई है, तो बंदे को मालूम होता है। सो स्किन के साथ मत खेलिए जी। बिकॉज जिस दिन स्किन खराब हो जाएगी उसको कभी रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और कभी तो ऐसा होता है कि हम रिपेयर ही नहीं कर पाते। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी स्किन का मामला हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो, हमें एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैम, आपने बताया कि स्किन केयर बहुत ही जरूरी होता है एक्जिमा के मामले में। तो हम जनरली देखते हैं कि जनरल जो हमारा स्किन केयर होता है उसमें एक डे क्रीम, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर्स वगैरह होते हैं। तो एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए जब आप स्किन केयर रूटीन तय करते हो तो उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है? जनरली जब एक्जिमास के लिए रहता है तो ऐसा कुछ अलग नहीं रहता जी। सिर्फ इतना ही उनको बोला जाता है कि आपको एक्जिमा है माने आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है जी। तो जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है कि भाई तुम्हें ये मेकअप नहीं चल रहा है, ये क्रीम नहीं चल रही, उसको तो पहले अवॉइड करो। बिल्कुल। साथ में जैसे मैंने बोला उनको एक हम लोग हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स या सोप्स देते हैं जी। जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं नहाते वक्त। अच्छा मॉइस्चराइजर दिया जाता है। उनकी स्किन ना फटी रहती है तो जो स्किन के सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। जी। ओके। एक्जिमास में वो लूज हो जाता है, सीमेंट रहता है ना वो खराब हो जाता है। जी। तो उनके लिए सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, कोलॉइडल ओटमील मॉइस्चराइजर्स जो ये सीमेंट का काम करे और वापस वो स्किन सेल्स को अच्छे तरह से जोड़ के रखे, ऐसे उनको मॉइस्चराइजर्स देते हैं। जी। फिर अगर उनको कोई दवाई से तकलीफ हो रही है तो वो भी देखा जाता है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है लेकिन उसको बार बार डायबिटीज के वजह से भी कितने डायबिटिक की दवाइयों के वजह से कितने बार ना वो फोटो सेंसिटिविटी होती है। जी। तो फिर हाथ पे जो रैश आ जाती है वो भी एक टाइप का एक्जिमा ही होता है। जी। तो फिर दवाई कभी कभी फिजिशियन को मिलके फिर उनको बोला जाता है कि आप इनको तकलीफ हो रही है दवाई की तो वो प्लीज चेंज कर दीजिए। जी। तो इस हिसाब से हम ख्याल रखते हैं। जी मैम, एक्जिमा के लिए जो पहले ट्रीटमेंट दिया जाता था और अब जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें कौन से नए एडवांसमेंट्स हैं? जो पहले के क्रीम्स थे अभी ज्यादा बेहतर क्रीम्स फॉर्मुलेशंस बन रहे हैं। जी। पहले लोगों को लग रहा था कि एक्जिमा माने स्टेरॉइड क्रीम लगाना है, अभी ऐसा नहीं रहा है। अभी काफी नए नए क्रीम्स आने लगे हैं जहाँ पे हम स्टेरॉइड को अवॉइड करते हैं कम्प्लीटली। पहले ओरल स्टेरॉइड से एक ही मेन स्टे था ट्रीटमेंट का एक्जिमास के लिए, लेकिन अभी काफी नए नए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आ रहे हैं जो हम लोग फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे कंपनीज आ गए हैं, इंडियन कंपनीज आ गए हैं जो सस्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। इंजेक्शंस आ गए हैं जिससे अगर मेरा बंदा पेशेंट चल नहीं पा रहा है एक्जिमा के वजह से, इतना सीवियर एक्जिमा हुआ है, तो वो एक दो इंजेक्शन के बाद वो उठ फिर सकता है, अपने काम पे जा सकता है। सो ऐसे करके मेडिसिन्स में, फॉर्मुलेशंस में काफी सारे एडवांसेस आ गए हैं और जिस वजह से एक्जिमा का ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल है। इतना ही है कि हम ऐसे बोल नहीं सकते कि एक बार एक्जिमा हो गया तो जिंदगी में नहीं होगा। जी। ओके। पेशेंट फ्रस्ट्रेट होता है उस वजह से एंड हमेशा बोलता है कि डॉक्टर, एक बार स्किन के डॉक्टर के पास गए तो जिंदगी भर जाना पड़ता है। जी। ऐसी बात नहीं है। आप जब एक फिजिशियन के पास जाते हो तो कभी आप उसको बोलते हो कि एक बार बुखार आ गया अभी अगले बार नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिंदगी भर नहीं आना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोल सकते।
तो वैसे ही अगर एक बार एक्जिमा हुआ है, इसका मतलब बॉडी आपको एक सिग्नल दे रही है कि मुझे ये चीज से तकलीफ हो रही है, और अगर आप बार बार वही करोगे तो मुझे वापस एक्जिमा होने वाला है जी। तो वैसे ही अगर आपको जब एक्जिमा होता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट ले लो, जब नहीं होता है तो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करो जी। और अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हो, अच्छा स्किन केयर करते हो, अच्छा डाइट करते हो, तो चांस है, अच्छा लाइफस्टाइल जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर वो सब आप मेंटेन करते हो तो फिर चांस है कि एक्जिमा वापस आपको होगा नहीं। जी। बट ऐसे थंब रूल नहीं है, क्योंकि और जब पेशेंट से फ्रस्ट्रेट होता है, जब उनको मैं बोलती हूँ ना कि अच्छा अभी आज बुखार आया, अगली बार नहीं आना चाहिए बुखार, तो फिर उनको भी समझ में आ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्जिमा कभी ठीक ही नहीं होते हैं, मेंटेन रहते हैं, बहुत टाइम तक वापस होंगे भी नहीं जी। तो उसको अच्छी तरह से अगर मेंटेन करो तो बना रहता है। जी बिल्कुल। मैम आपने अभी कहा कि एक्जिमा को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं उन्हें कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस अपने लाइफ में करने चाहिए? सो एक्जिमा का पेशेंट का मैं अगर एक सिंपल एक्जिमास का ले लूँ तो स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी। तो मैं समझ सकती हूँ कि हम बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल। और वो फास्ट लाइफ में खुद को प्रूव करने के चक्कर में हम अपने हेल्थ को छोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है टाइम पे, जी। ये काम, ये फाइल जानी चाहिए टाइम पे, तो उसका जो हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो जो इंटरनल स्ट्रेस है वो बॉडी आपको कैसे बताती है, वो एक्जिमा या करके जी। स्किन कोई स्किन प्रॉब्लम करके। सो थोड़ा स्ट्रेस को मेंटेन कीजिए, अच्छा डाइट रखिए, अगर कोई दवाई की वजह से हो रहा है तो अपने फिजिशियन से मिल लीजिए और देखिए कि ये दवाई की वजह से हो रहा है क्या। फिर कभी मौसम का भी एक हाथ रहता है कि ठंडियों में ज़ेरोटिक एक्जिमा ज्यादा हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे अच्छा मॉइस्चराइजर और यूज कीजिए। सिंपल चीजें हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। अच्छा, कभी कोई वाइसेस रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जी, ड्रग्स, उसके वजह से भी एक्जिमाज हो सकते हैं, तो ऐसे वाइसेस को थोड़ा अवॉइड कीजिए एंड आई थिंक एक्जिमा कैन बी कंट्रोल्ड। जी बिल्कुल। मैम आपने जैसे कहा कि एक्जिमा को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन थोड़े से चेंजेस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बदलते मौसम का एक्जिमा पर असर होता है, वैसे ही आजकल हम देखते हैं कि बहुत पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो क्या उसका भी असर एक्जिमा पर होता है? एक्जिमा क्या, हम तो हर प्रॉब्लम में देख रहे हैं जी। जो चीज 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हो रही थी, अभी महीने लग रहे, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। जी। सो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो पेस्टिसाइड फुल फूड हम लोग खा रहे हैं, उस वजह से काफी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं एंड पेशेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि दवाइयाँ आ गई है, ऐसे नहीं कि नहीं आई है, बट फिर उतना ही आपका नए दवाई लोगे तो उतना ही खर्चा भी तो बढ़ता रहता है ना। बिल्कुल। सो वहां पे कहीं हमने थोड़ा देखना है कि जो सांस लेते हैं वो अच्छी हवा तो होनी चाहिए। जी। सो ऑफ कोर्स ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो लाइफस्टाइल है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जी मैम, आपने कहा था कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्जिमा मैनेजमेंट, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डाइट किस प्रकार होना चाहिए एक्जिमा के पेशेंट्स का? ऐसे एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए अलग कुछ डाइट नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो पेशेंट को एलर्जीज है। जी। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस पेशेंट्स को जनरली हम लोग एक स्पेसिफिक डाइट देते हैं, इनफैक्ट एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल ही बताते हैं। जी। कि जैसे मैंने बोला एटोपिक एक्जिमा होता तो है बच्चों को, एडल्ट भी होता है जी। तो उनको एक थोड़ा सा है ना, हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि गार्डन्स में मत घूमो, पॉलिनेशन के सीजन में गार्डन्स में मत जाओ, क्योंकि जो ग्रास में जो पोलन्स है गार्डन्स में, और उस वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस एग्रेवेट हो सकता है। जी। वुलन कपड़े मत पहनो डायरेक्टली, पहले कॉटन के कपड़े पहनो, उसके ऊपर वुलन कपड़े पहनो, क्योंकि वो वुल से, वो रुई से भी तकलीफ हो सकती है, इरिटेट हो सकता है स्किन। फिर पेट्स घर पे मत रखो, क्योंकि पेट के जो बाल होते हैं उनसे भी तकलीफ होती है। जी। अच्छा, जब ये पेशेंट्स एक्जिमा, जिनको सिवियर एक्जिमा है, जब ये पेशेंट्स के घर में साफ सफाई होती है तो पेशेंट को बोला जाता है आप घर के बाहर जाओ और फिर साफ सफाई करो। जी। क्योंकि वो डस्ट से भी जो होता है उससे भी एलर्जी होती है। कई बार लोग डस्ट माइट से एलर्जिक रहते हैं, उस वजह से हम पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि एक तो थरो क्लेंजिंग ऑफ देयर रूम्स,
सो घर के जो पिलो कवर्स है, बेड शीट्स है, उसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। अगर एक्जिमा सिवियर है या फिर आजू बाजू में सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो धूल मिट्टी ज्यादा होती है, तो अपने बेड शीट्स को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में डुबो के फिर साफ कीजिए जी। वही कपड़े मत पहनिए, कपड़े भी रेगुलरली हर रोज धोते रहिए जी। सो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिससे आप एक्जिमास को अवॉइड कर सकते हैं। जी। अच्छा, जिनको ड्राई एक्जिमा है, माने जेरोटिक एक्जिमा या एटोपिक एक्जिमा, उनको बोलना पड़ता है बहुत गर्म पानी से मत नहाइए, ल्यूकवार्म पानी से नहाइए, या फिर अगर गर्मियों का सीजन है तो ठंडे पानी से नहाइए। तो ऐसा करके और कम टाइम के लिए नहाइए जी, क्योंकि बहुत लोग घंटे निकाल देते हैं नहाते वक्त, फिर उतना ही अपना जो नॉर्मल ऑयल है वो स्किन से निकलता जा रहा है जी। तो वो नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट बात, ल्यूकवार्म वाटर या ठंडे पानी से थोड़ा कम साबुन इस्तेमाल कीजिए। जी। जिनको एकदम ड्राई स्किन रहती है, सब जगह झाग 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 करने के वजह से वो लोग घिसते रहते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए जी। सो ऐसे सब छोटी चीजें हैं जो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं, उनके रिलेटिव्स को बोलते हैं एक्जिमास को ठीक करने के लिए। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि एक्जिमा बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एक टाइप के एक्जिमा के लिए ट्रीटमेंट सभी पेशेंट्स के लिए सेम रहता है या ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? जैसे आपने सवाल पूछा वैसे हमने बहुत बार फैमिलीज में देखा है, एक बंदा दिखाएगा और फिर बाद में वही क्रीम अपने दूसरे रिलेटिव को भी लगा देगा, अरे मुझे भी ऐसा दिख रहा था। तो कई बार मैं आपको बता दूं कि एक्जिमास दिखते सेम है बट कंप्लीटली अलग हो सकते हैं जी। जिसको हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं रहता कि अरे इसको भी वही दिख रहा है, मुझे भी वही दिख रहा है, तो एक ही अपने को एक ही बीमारी है, चलो यही क्रीम चल जाएगी जी। वो 5 रुपए डॉक्टर के बचाने के चक्कर में वो कई ज्यादा फिर गवा देते हैं जी। एंड स्किन को डैमेज होता है वो तो अलग। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं, एक्जिमास काफी सिमिलर दिखते हैं बट कई बार वो अलग हो सकते हैं, कई बार वो एक्जिमा ही नहीं रहेंगे, कुछ और इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल हो सकता है। सो जनरली हम पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर को दिखा दीजिए और अच्छा ट्रीटमेंट ले लीजिए उसका। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में एक्जिमा दिखाई देता है, तो वैसे ही जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी एक्जिमा हो सकता है। तो जैसे कि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, वैसे ही जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी स्किन होती है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे बच्चों को होता है वैसे ही बूढ़े को। तो कैसा रहता है, जैसे हमारी स्किन एज होती है ना तो उसमें से पानी निकल जाता है, कोलेजन इलास्टिन कम हो जाता है। जी। तो जो नॉर्मल चीज, जो नेचुरल चीजें हैं जिससे स्किन बच रही थी वो कम 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 होते चली जाती जी। है। तो और उनको वापस से समझाना कि आप पानी ज्यादा पी लो, क्रीम लगा लो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्रीम्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, अच्छे टाइप के मॉइस्चराइजिंग साबुन, वो सब हम उनको देते हैं बट वो फॉलो अप करना थोड़ा कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो लगाना, वो करना, और क्या है इंडिया में आदत नहीं है, बिल्कुल औरतों को भी नहीं है और मर्दों को भी नहीं है कि वो क्रीम लगाए नहाने के बाद, एक अच्छा स्किन केयर रखे। शायद अगले 10 साल के बाद वो लोग ज्यादा जानकार रहेंगे और खुद से ही ट्रीटमेंट, माने खुद से ही क्रीम व्रीम लगाएंगे जी। लेकिन जब बच्चों का जन्म होता है तो कैसे मलाई से उनको मसाज किया जाता है, फिर उनका अलग सा सोप रहता है, उनका अलग सा मॉइस्चराइजर रहता है। अगर वैसे ही मसाज नहीं बट एटलीस्ट अच्छा उनका एक अलग सा सोप, उनका अलग सा मॉइस्चराइजर, अच्छे कॉटन के कपड़े, जो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन सकते वो, तो अगर वो सब चीजें उनको अगर वो मेंटेन करे तो उनकी भी स्किन अच्छी हो सकती है और उनको एक्जिमा नहीं होता फिर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ब्यूटी मंत्रा